Assalamu alaikum students and welcome to the very first lecture of grade 10 chemistry. I'm your chemistry teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. In this video, I'm going to tell you about chapter 9 chemical equilibrium and chapter 10 acids, bases and salts. केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपको बस इस ग्राफ को समझने की ज़रूरत है, यानी चैप्टर 9 का पोर्शन जो कुछ भी होगा हम लोग सिर्फ कोशिश ये करेंगे कि ये ग्राफ हमें समझ आ जाए। इसको मैं इजीली आपको उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में तब स्टैब्लिश होता है जब जितनी मिकदार में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतनी ही मिकदार में प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट कर रिएक्टेंट्स बना रही हैं। अब ये चीज़ इस वक्त तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन फर्दर जब इस चैप्टर को हम लोग प्रोसीड करते हैं, फर्दर जब इसके मुतालिक पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं इस पूरे जो वीडियो बनाने का मकसद क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है। इन फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के मुतालिक पता चल जाए। लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या रोल है, expression for the equilibrium constant and its units, conditions for the equilibrium and direction of a reaction. Irreversible and reversible reaction क्या चीज़ है? Irreversible वो रिएक्शन जिसे वापस ना मोड़ा जा सके। अब वो रिएक्शन, those reaction in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reaction. For example, एक reactant है, वो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस बी, वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट D बना देते हैं या प्रोडक्ट C बना देते हैं। अब ये कंप्लीट रिएक्शन है, प्रोडक्ट C या प्रोडक्ट D फर्दर किसी तब्दीली में आए बगैर अपने आप को दोबारा रिएक्टेंट्स A और B में कन्वर्ट नहीं करती, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। आमतौर पर इसी को एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या चीज़ है? Those reactions in which the products can recombine to form reactants are called reversible reaction. For example, reactants हैं A प्लस B, उन्होंने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दी C प्लस D। अब C प्लस D दोबारा खुद को रिएक्ट करते हैं और A प्लस B रिएक्टेंट में बदल जाते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था? फॉरवर्ड रिएक्शन ये चीज़ है कि जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दें। बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन वही है जो रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस किसी भी सूरत में रिएक्ट नहीं कर रही कि वो सोडियम मेटल और वाटर को बनाए। साथ ही साथ आप नीचे कुछ एग्जाम्पल इरिवर्सिबल रिएक्शंस के देख रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की मिसालें, कैल्शियम कार्बोनेट चूना, अगर आप उसको गर्म करें, हीट मिले उससे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिकम्बाइन करके चूना दोबारा बना देते हैं, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रही हैं, बदल रही हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। प्रोडक्ट्स जब मिलकर दोबारा रिएक्टेंट बना दें तो वो रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। क्लोज कंटेनर में ये प्रोसेस होता है क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर बंद बर्तन में ना रखा जाए तो ये गैस निकल जाती है। तो अगर उसको निकलने के लिए कोई रास्ता ना हो तो वो उसके पास एक ही चॉइस होती है कि वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे और दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना दे। नेक्स्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इज द स्टेट व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो जिस रफ्तार से बना रहे हैं उसी रफ्तार से प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार के बराबर रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार हो जाए। द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, और जो पूरे रिएक्शन की कॉम्पोजिशन थी, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तादाद वो कांस्टेंट रहे, इस चीज़ को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जो मैंने पहले शुरू में आपको ग्राफ में बताया था। एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेट हो सकती है। एक को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरे को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम आमतौर पर ज़्यादातर फिजिकल फिनोमिनन में होता है। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग है, वो ऊपर से गिर रही है, लेकिन उसके नीचे वाली जो
पोर्शन हैं वो क्या है, वो अभी तक खड़े हैं जब तक उस तक दबाव नहीं आता। क्यों? उनको बैलेंस करने के लिए जो फोर्सेस चाहिए वो उसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। मिसाल के तौर पर जितनी रफ्तार से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं उतनी रफ्तार से प्रोडक्ट्स अपने आप को रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बना रही हैं, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या है, इस चीज को समझते हैं। बहुत अहम लोगों क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनिएगा। लॉ ऑफ मैस एक्शन ये कहता है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स is proportional to its active mass and the rate of chemical reaction is proportional to the products of the active masses of the reactant substances। मिसाल के तौर पर इसको सादा अल्फाज में मैं आपको समझाता हूं, तो वो क्या है, रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। ए और बी जितनी ज्यादा एक्टिवली आपस में रिएक्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा जल्दी ये प्रोडक्ट सीओडी बना पाएंगे। तो उससे मैं ये समझता हूं कि जो डेफिनेशन का पहला हिस्सा है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। मिसाल के तौर पर जो सब्सटेंस ए है वो जितनी तेजी से बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि इसकी रिएक्टिविटी कितनी है, इसमें जो पाए जाने वाले एटम्स हैं वो कितने रिएक्टिव हैं। उसी तरीके से अगर पूरे केमिकल रिएक्शन को मैं समझूं तो वो उस चीज पर डिपेंड करता है कि इस पूरे केमिकल रिएक्शन में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस के अंदर एक्टिव मैसेज कितने हैं। अगर तो ये सारे सब्सटेंसेस केमिकली एक्टिव होंगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन यही बात तो बताने की कोशिश कर रहा है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस, कि वो रफ्तार जिस पर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उसके अंदर पाए जाने वाले एक्टिव मास पर, यानी उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकली एक्टिव सब्सटेंसेस की तादाद पर। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। और पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड करती है कि उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी केमिकल एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनकी मिकदार पर। अगर आप लोग उसको मजीद फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो ये है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक रिएक्शन है ए और बी, उसमें रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि मैंने आपको ये स्मॉल लेटर्स ए, स्मॉल लेटर बी और स्मॉल सी और स्मॉल डी का अभी पिछली स्लाइड्स में नहीं बताया, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग अगर कुछ स्लाइड्स पीछे मूव करें तो हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस देखी थी, जैसे कि ये सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन सोडियम के साथ 2, पानी के साथ 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, पानी के साथ 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी कितने एटम्स इसके अंदर इस रिएक्शन के अंदर होने में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, यानी सोडियम के 2 एटम्स, असल में इसका एक्टिव मास क्या है, 2 है, यानी इसमें इस वक्त इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए सिर्फ 2 सोडियम एटम्स हिस्सा ले रहे हैं। इस चीज को ज़रा समझिएगा क्योंकि ये आगे काम आएगी। नेक्स्ट अगर मैं देखूं इसको समझाने के लिए तो वो ये है, आप लोग के पास ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 रिएक्टेंट्स हैं। स्मॉल ए, इस कैपिटल ए का वो एक्टिव मास है जो इस रिएक्शन के होने में इसकी मदद कर रहा है या शामिल है। कैपिटल बी एक रिएक्टेंट है, स्मॉल बी इस रिएक्टेंट का वो एक्टिव मास है जो इसके होने के लिए उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, अब सी और डी के साथ भी ये प्रोडक्ट्स हैं, और सी और डी जो स्मॉलर हैं वो एक्टिव मैसेज हैं जो दोबारा इनको रिएक्ट करवाकर रिएक्टेंट बनाने में मदद कर रहे हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ केमिकल कांस्टेंट के एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज, ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास, वो क्या बताता है, जो लॉ ऑफ मैस एक्शन कह रहा था कि आपके प्रोडक्ट सी और डी इनकी मोलर कंसंट्रेशन जो कि ब्रैकेट में जाहिर की है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स, अब वो नंबर ऑफ मोल्स की तादाद स्मॉल सी और स्मॉल डी है, यानी कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स इस रिएक्शन को करवाने में शामिल है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स,
तो ये की सारी चीज़ ये इक्वेशन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मुतालिक बता रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको डिराइव करने का तरीकाकार क्या है। आपके पास वही केमिकल रिएक्शन है, उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आप क्या करें, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ए और बी कितने एटम्स को इन्वॉल्व करें अपने साथ, उनकी मोलर कंसंट्रेशन को बताने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट में ए और उसके ऊपर उसकी पावर में स्मॉल ए लिखा हुआ है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी जो ब्रैकेट में जाहिर की है, उसमें कितने मोल्स इन्वॉल्व हैं वो ब्रैकेट के बाहर बी स्मॉल बी से जाहिर किया गया। अब फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एक्टिव मास के, तो हम लोगों को फिजिक्स में ये चीज़ बताई गई है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने ख़त्म करना है तो इक्वालिटी के साथ तो कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। रिवर्स रिएक्शन वो प्रोडक्ट्स के रिएक्शन वो रेट के ऊपर डिपेंड करता है, उनके मोलर कंसंट्रेशन जितनी एक्टिव मोलर कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग के बी या के आर रिवर्स कांस्टेंट के साथ हम लोग उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो हम लोग उसको ये भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन किस वैल्यू के बराबर था, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के आर या के बी बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो इसको अगर हम लोग यूं सिंप्लीफाई करें तो जो तमाम के तमाम कांस्टेंट है वो एक साइड पर अगर आ जाएं तो के एफ ओवर के बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर चीज़ आ जाएगी। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, तो वो ये है, मेरे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर NO2 कंसंट्रेशन है 0.0165 मोलर, N2O4 उसकी मोलर कंसंट्रेशन है 0.0417 मोलर। NO2 जो कि रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है और ये प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर NO2 बना रही है। तो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 153 आ गया है। और याद रखने वाली चीज़ है कि जो के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट इस केस में नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कई हवाले से अहम है। वो आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है, यानी किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, यानी वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या बैकवर्ड रिएक्शन। इसको समझते हैं। एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इट इज पॉसिबल टू डिटरमिन the concentration ratio of the products and reactants using the same form as the equilibrium constant expression। रिएक्शन के दौरान किसी भी वक्त में शर्त यह कि उनमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हुआ, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार का अंदाज़ा लगाकर हम लोग रिएक्टेंट की रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रिएक्टेंट फॉरवर्ड है, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते जाएंगे और प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बनेंगे, तो एक वक्त आएगा कि रिएक्टेंट्स की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी प्रोडक्ट्स की निस्बत। तो प्रोडक्ट की मिकदार अगर ज़्यादा है रिएक्टेंट की निस्बत, तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन वो ज़्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन है ही नहीं है, तो रिएक्टेंट फॉरवर्ड है। अगर प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रही हैं और उनकी मिकदार कम होती जा रही है और रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मिकदार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब रिएक्शन उल्टी तरफ जा रहा है, यानी प्रोडक्ट रिएक्ट करके अपने आप को ज़्यादा तेज़ी से रिएक्टेंट्स में बदल रही है, तो इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पर तो रिएक्टेंट जितनी मिकदार से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतनी मिकदार से प्रोडक्ट्स भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे, यही चीज़ हम लोग कहते हैं। और ये जो रेशो हम लोगों ने कंसंट्रेशन की अभी बताई है उसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। इसको क्यू से जाहिर करते हैं, कैपिटल क्यू से, यानी असल में रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, और उसको के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो ज़्यादा है और क्यू रिएक्शन कोशेंट वो कम है, तो इसका मतलब आपका रिएक्शन है वो प्रोडक्ट बना रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। के और क्यू की वैल्यू बराबर है तो इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर
क्यू, कैपिटल क्यू जो रिएक्शन कोशेंट है उसकी मिकदार ज़्यादा है और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मिकदार कम है, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड है। नेक्स्ट की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं वो क्या चीज़ें हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करती है रिएक्टेंट बनाने के लिए, और ये दोनों तरीकों से हो सकती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम से, वो क्या चीज़ है? डायनामिक इक्विलिब्रियम is one at which forward and reverse reaction proceed at equal rate but in opposite direction. डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, बस डायरेक्शन का फर्क है। फॉरवर्ड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ अपना रिएक्शन प्रोसीड करवा रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ। केसी का इस मामले में कोई यूनिट नहीं होता, और रिएक्शन हैविंग स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम स्टेट हैज एस्टेब्लिश्ड कंज्यूमिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। केसी की जो स्मॉल मिकदार है वो ये इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट बन गई है, अब कम से कम मिकदार में रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। एक्सरसाइज का अगर हम लोग करें तो अपना जो आपने पूरा बुक वर्क है जो आप लोग को पता है, इस वीडियो में जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए आपने वो देखना है, उनका बुक वर्क आपने करना है, बोल्ड जो टर्म्स हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है। एमसीक्यूज के जो जवाबात हैं एक्सरसाइज के वो मैंने यहाँ आपको मेंशन कर दिए। नेक्स्ट चैप्टर 10 है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इनको समझते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आर हिनिस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, general properties of acids and bases, pH scale and universal indicators, salts and their types, preparation of soluble and insoluble salts and uses of salt. एसिड्स और बेसिस में फ़र्क, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं तो वो ये, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, बेसिस का टेस्ट कड़वा होता है, बिटर। एसिड्स रिएक्ट विद सम मेटल्स टू गिव ऑफ हाइड्रोजन गैस, जबकि बेसिस इस तरीके से नहीं करती। बेसिस का जो फिजिकल टच है वो स्लिपरी होता है। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और बेसिस डिजोल्व फैट्स एंड ऑयल। ये नीचे आपको जो 0 से 14 तक एक चीज़ नज़र आ रही है, ये पीएच स्केल है, इसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। 0 से लेकर 6 तक जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो एसिडिक सॉल्यूशंस को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 7 नंबर अगर हो तो वो न्यूट्रल चीज़ों के लिए, और 8 से 14 तक जो चीज़ें हैं वो आपकी जो रीडिंग्स हैं वो बेसिस के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन है। आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सादा की पॉइंट बता दूं। आर्हीनियस ने सिर्फ एक चीज़ को बेस बनाया था, उसने कहा था वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन डोनेट करे वो एसिड है, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करे वो बेस है। उसने उसकी मिसाल दी, मिसाल के तौर पर नाइट्रिक एसिड है, उसको पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन अलहदा कर देता है और नाइट्रेट अलहदा हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो सोडियम आयन अलहदा हो जाता है और हाइड्रोक्सिल आयन अलहदा हो जाता है, यानी पानी में से हाइड्रोक्सिल आयन दिया और नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन आयन, तो उसके मुताबिक वो चीज़ एसिड्स और बेस है। लेकिन इसके इस कंसेप्ट में कुछ कमियां थी, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी थे जो हाइड्रोजन आयन अपने एक्वस सॉल्यूशन में नहीं देते थे लेकिन वो फिर भी एसिडिक थे। कुछ ऐसे सॉल्यूशन थे जो हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं देते थे तो वो फिर भी अपने आप में बेसिस थे। तो उसको समझने के लिए कुछ मज़ीद कंसेप्ट्स सामने आए थे। उसमें एक कंसेप्ट था, उसकी लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी। उसके अंदर था ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट वो ये था कि एसिड बेस रिएक्शन ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन नहीं है, यानी एक एसिड बेस रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन नहीं है, इन विच द प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एसिड टू द बेस। एसिड वो कंपाउंड है जो फ्रॉम विच अ प्रोटॉन कैन बी रिमूव्ड, बेस वो कंपाउंड है जो प्रोटॉन को रिमूव करने की सलाहियत रखे। मिसाल के तौर पर उसने ये कहा था कि एसिड वो कंसेप्ट है, एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को रिमूव करने की सलाहियत रखता है। बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को रिमूव करवाने की सलाहियत रखती है, यानी जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस है। उसने हाइड्रोक्सिल आयन का जिक्र ही ख़त्म कर दिया बेस होने के लिए। नेक्स्ट
इसके नतीजे में कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनते हैं। वो क्या चीज़ है? कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से बनती है एक बेस में, और कॉन्जुगेट बेस वो स्पीशी है जो एसिड से प्रोटॉन डोनेट होने के बाद बनती है। मिसाल के तौर पर एसिड है HCl, वो रिएक्ट करता है पानी के साथ तो क्लोराइड आयन बनता है। क्लोराइड आयन ने हाइड्रोजन आयन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो कॉन्जुगेट बेस बन गई प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, और जो हाइड्रोजन का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो पानी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। उसने पानी से प्रोटॉन क्या किया, बेस से एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं limitation इसकी। It has been observed that there are certain substances which behave as acid though they do not have the ability to donate proton। यानी कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस है जो प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत नहीं रखते थे लेकिन फिर भी वो एसिड के तौर पर बिहेव करते थे। मिसाल के तौर पर SO3 सल्फेट। सिमिलरली CaO behave as a base but it cannot accept as proton। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वो बेस के तौर पर काम करती है लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती। दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इन लिमिटेशंस, इन ऑब्जर्वेशन ने ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट को लिमिटेड कर दिया कि ये ज़्यादा काबिल कबूल नहीं। तो उसके बाद एक कंसेप्ट आया लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लिविस ने ये कहा था एसिड वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, बेस वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे और कोवलेंट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एसिड वो चीज़ है जो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे बेस से, और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। मिसाल के तौर पर आप बोरोन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ देखें तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में BF3 वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है, इस वजह से वो लिविस एसिड है। अमोनिया से वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है, जबकि अमोनिया वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है BF3 को, तो इस वजह से वो बेस है। बाकी जो केमिकल रिएक्शन पेज नंबर 25 पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड्स की जो आम केमिकल खसूसियात हैं वो क्या है? ये एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम पोटाशियम और कैल्शियम के साथ बहुत तेज़ी से, और हाइड्रोजन गैस नतीजे में मिलती है। बाकी जो डाइल्यूट एसिड्स हैं वो मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम के साथ मॉडरेटली दरमियानी रफ्तार में रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस हमेशा मिलती है मेटालिक सॉल्ट्स के साथ। एसिड्स के यूजेस हैं कुछ। एसिटिक एसिड है वो सिरके में इस्तेमाल होता है। सिट्रिक एसिड वो लेमन्स, लाइम्स और लेमन हेड एंड सोर पैच और ऑरेंजेस इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। सोर कैंडीज और लेमन हेड और सोर पैच में इस्तेमाल किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये 10th केमिस्ट्री के वो बच्चे जिन्होंने 9th में बायोलॉजी रखी हुई थी उनको 8वां चैप्टर न्यूट्रिशन वाला याद होगा, जिसमें विटामिन सी के साथ एस्कॉर्बिक एसिड डिटेल में पढ़ा था उसने। सल्फ्यूरिक एसिड ये आपके फर्टिलाइजर, स्टील, पेंट्स और प्लास्टिक्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये वो है जो एस्पिरिन में इस्तेमाल होता है, और एस्पिरिन आप लोग को अद्वियात में इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्टमक में इस्तेमाल किया जाता है खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए। बेसिस की जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाती हैं, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एल्कली वो अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं, अमोनिया को लिबरेट करती हैं। अब बेसिस और एल्कलीज में फ़र्क मैं आपको बता दूं। जो पानी में हल हो सकें ऐसी बेसिस अल्कलीज कहलाती हैं, जो पानी में हल ना हो सकें ऐसी बेसिस अल्कलीज नहीं होती, वो बेसिस ही होती हैं। इसका मतलब तमाम की तमाम अल्कलीज बेसिस होती हैं, लेकिन तमाम की तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं होती, क्योंकि तमाम की तमाम बेसिस पानी में हल भी तो नहीं हो सकती, इसलिए तमाम की तमाम बेसिस को अल्कलीज नहीं कहा जा सकता। Alkalis precipitate in soluble hydroxide when added to the solution of salts of heavy metals such as copper, iron, zinc, lead and calcium. Alkalis वो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं जब उनको हैवी मेटल्स वगैरह के साथ उनका सोल्यूशन बनाया जाए, जैसे कि कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम।
आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस उनको अगर देखें, जो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें उनका एसिड्स के साथ रिएक्शन करना भी है। बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें नमक और पानी बनता है। मिसाल के तौर पर KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम सल्फेट और पानी बना देती है। अमोनियम सॉल्ट्स के साथ उनका रिएक्शन जब होता है तो वो अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस लिबरेट करती हैं, यानी अमोनिया गैस बनती है, और ये अल्कलीज रिएक्ट करती हैं, और ये आपको केमिकल इक्वेशन नज़र आ रहा है। बेसिस के यूजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी बेस वो आपको साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, अवन क्लीनर में इस्तेमाल की जाती है। अनक्लोग ड्रेन, यानी जो ड्रेन्स हैं आपके सैनिटरी के पाइप्स हैं उनको खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल की जाती है सीमेंट, प्लास्टर वगैरह बनाने में। अमोनिया वो इस्तेमाल की जाती है हाउस होल्ड क्लीनर में, घरों की सफाई करने के लिए और फर्टिलाइज़र बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो एंटी एसिड टू ट्रीट द हार्ट बर्न, यानी आपके मैदे की तेजाबियत के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हार्ट बर्न। पीएच इंडिकेटर्स एंड पीएच स्केल। पीएच क्या चीज़ है? किसी भी सॉल्यूशन में जितनी मिकदार में हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे उसकी पीएच वही है। यानी substances that are used to indicate whether a substance is acid or base are known as indicator। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको इस्तेमाल किया जाता है ये पता कराने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं इंडिकेटर, निशानदेही करने वाले। डाइज विच चेंज कलर विद द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर। वो रंग जो एसिड के साथ रिएक्ट करें, एसिड की प्रेजेंस में अपना रंग बदल दें एक ख़ास तरह से, और बेसिस की प्रेजेंस में अपना रंग बदल दें दूसरी तरह से, तो वो इंडिकेटर्स हैं, निशानदेही। पीएच इज अ स्केल यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। पीएच एक ऐसा पैमाना है जिसके जरिए हम लोग किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी की मिकदार को जान सकते हैं। एसिडिक सोल्यूशन हैव लोअर पीएच वाइल बेसिक सोल्यूशन हैव हायर पीएच। मैंने आपको ये बात बताई थी, जो शुरू में हम लोगों ने एक स्केल देखा था पीएच स्केल, उसमें मैंने आपको कहा था कि 0 से 6 तक अगर किसी भी सब्सटेंस की रीडिंग रहे तो वो एसिडिक है, तो कम पीएच है तो वो एसिडिक सोल्यूशन है। अगर 8 से 14 तक रहे तो वो क्या है? बेसिक है। और pH 7 जो है वो नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक, यानी वो न्यूट्रल होता है। pH स्केल क्या चीज़ है? अब ये pH स्केल मैंने आपको बताया था 0 से 14 तक एक स्केल है। 0 से 6 तक जब आप चलते हैं तो एसिडिक सोल्यूशन है, 8 से 14 तक चलते हैं तो बेसिक सोल्यूशन है, और 7 क्या है? वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। 6 5 4 3 2 1 0, यानी आप लोग की सबसे ज़्यादा एसिडिटी पाई जाएगी 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पर। यानी सबसे कमज़ोर एसिड होगा उसकी pH 6 होगी, क्योंकि उसके बाद अगला नंबर न्यूट्रल चीज़ का है। जबकि बेसिस का सिस्टम ऑपोजिट है, सबसे ज़्यादा ताकतवर बेस होगी 14 नंबर पर, जबकि सबसे कमज़ोर बेस होगी 8 पर। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं पीएच मीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ज़्यादा कॉमन मेथड जो पीएच वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए वो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर्स जो हम लोग हर तरह के एसिड बेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसके मुतालिक अपने आप को इंडिकेट करते हैं हम लोग को ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेस। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो लिक्विड की शक्ल में भी यूज़ किए जा सकते हैं या पेपर की शक्ल में भी। अब सॉल्ट्स, हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पीछे जिक्र किया कि एसिड्स और बेस रिएक्ट करें तो सॉल्ट्स बनते हैं। तो सॉल्ट्स क्या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आमतौर पर बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, यानी एसिड्स और बेस की रिएक्शन से। सॉल्ट्स पॉजिटिव आयन्स, यानी जो मेटल से मिलता है एसिड से, वो आमतौर पर पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स के जुड़ने की वजह से बनता है। केटाइन मेटेलिक आयन होता है और आमतौर पर बेस से होता है, और जो आपका जो बेसिक रेडिकल केटाइन मेटेलिक आयन होता है जो बेस से बनता है और इसमें बेसिक रेडिकल कहलाता है, जबकि एनाइन जो नेगेटिव आयन होता है वो आपको एसिड से मिलता है और एसिडिक रेडिकल कहलाता है। एसिड्स और उनके सॉल्ट्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका सॉल्ट है क्लोराइड, उसकी मिसाल है NaCl, KCl, CaCl2। नाइट्रिक एसिड उसका नाइट्रेट है सॉल्ट,
वो सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह की शक्ल में। इस तरीके से आपको सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड वगैरह के सॉल्ट्स भी टेबल में नज़र आ रहे हैं। सॉल्ट्स को बनाया किस तरीके से जा सकता है? सॉल्ट्स को हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि सॉल्ट वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं और इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। वो मेथड जो हम लोग सॉल्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है वो डिपेंड करता है कि वो पानी में कितने हल हो सकते हैं। दो तरह के जनरल मेथड्स हैं सॉलिड्स बनाने के लिए। एक है सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने का तरीका, दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने का तरीका। सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने का तरीका वो 4 स्टेप्स पे डिपेंड करता है। वो रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक मेटल रिएक्ट करता है, तो वो ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके ज़रिए बनाया जा सकता है। वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइजेशन मेथड, उसके ज़रिए। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, उसके ज़रिए। और एसिड और कार्बोनेट को रिएक्ट करवा कर भी हम लोग बना सकते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने का तरीका, इस तरीके में हम लोग ये करते हैं कि जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको मिक्स किया जाता है, उनके सॉल्यूशंस को, और इस रिएक्शन के दौरान आयनिक रेडिकल यानी मेटालिक रेडिकल वो एक्सचेंज हो जाते हैं एसिडिक रेडिकल के साथ और दो नए सॉल्ट्स बन जाते हैं। वन ऑफ द सॉल्ट्स इज इनसॉल्युबल एंड द अदर इज सॉल्युबल। तो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है और एक सॉल्युबल बन जाता है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट नीचे बैठ जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। सॉल्ट्स की टाइप्स 6 टाइप्स हैं: नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट्स क्या चीज़ें हैं, एसिडिक सॉल्ट्स क्या चीज़ें हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या हैं, आपके पास डबल सॉल्ट्स क्या चीज़ें होती हैं, और आप लोग के पास जो चीज़ है मिक्स सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की क्या चीज़ है। नॉर्मल सॉल्ट्स वो है जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस के टोटल रिप्लेसमेंट से बनता है किसी भी एसिड के पॉजिटिव आयन, मेटल आयन या अमोनियम आयन से। ये आप लोग पेज नंबर 40, 41 इस चीज़ को अगर देखें और 42 को देखें तो आप लोग को इससे बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप लोग को समझ आ जाएगा। नॉर्मल सॉल्ट्स वो हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय मेटालिक आयन। इसकी मिसाल आपको दी गई है। एसिड सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स हैं still has hydrogen atoms from an acid which can further be replaced by metallic ions। इनमें अभी तक हाइड्रोजन आयन होता है जिसको मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। इसकी मिसाल भी आपके सामने। बेसिक सॉल्ट्स कंटेन हाइड्रोक्साइड्स टुगेदर विद मेटालिक आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स फ्रॉम एन एसिड। तो इसकी मिसाल भी आपके सामने। फर्दर डबल सॉल्ट्स वो द सॉल्ट that ionizes to produce 3 different types of ions in solution. 2 of these are usually positively charged and the other negatively charged। यानी वो सॉल्ट जो 3 तरह के आयंस बना सकते हैं, यानी 2 पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एक नेगेटिवली चार्ज। उसकी मिसाल आपके सामने लिखी गई है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, द सॉल्ट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स आयंस, फॉर एग्जांपल आपके पास Na2ZnOH4 और इस तरह की जो चीज़ें हैं, पोटाशियम हेक्सा साइनोफेरेट, ये उसके कॉम्प्लेक्स आयंस वगैरह नज़र आ रहे हैं। सॉल्ट्स के यूजेस क्या हैं? अमोनियम क्लोराइड ये टॉर्च बैटरीज में यूज़ किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में, कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट के तौर पर, आयरन सल्फेट आयरन टैबलेट्स में, मैग्नीशियम सल्फेट मेडिसिन में, पोटाशियम नाइट्रेट गन पाउडर में, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, और सोडियम क्लोराइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, सोडियम स्टीयरेट सोप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। की पॉइंट्स हम लोगों ने आपको बता दिए कि आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस क्या थे। जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करे वो एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड है। बेस वो जो हाइड्रोक्सिल आयन को डोनेट करे। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट वो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के ऊपर फैसला करता था। लेविस कंसेप्ट वो जो आपका वो था इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर फैसला करता था। और जो प्रोडक्ट किसी भी लेविस एसिड और बेस रिएक्शन की थी उसको एडक्ट कहते हैं। ये चीज़ एक पॉइंट रह गया था। सॉल्ट आयनिक कंपाउंड में जो कैटाइन और एनाइन के रिएक्शन से बनते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको बता दी है कि आपने बुक वर्क में जितना भी इस टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया उनकी बोल्ड टर्म्स को जहन नशीन कर लेना है। बॉक्सेज हैं अगर साइड में तो वो आपने ज़रूर देखने, और ये MCQs की जवाबात मैंने आपको यहाँ सारे मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको फर्दर किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी से बचाया जा सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बेटा अपनी इस चीज़ को ज़रा फर्दर आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच।